हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 23 जून और आज का दिन बहुत ही खास है, जैसा कि आज है राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को मनाया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही हम उसके महत्व के बारे में जानेंगे कि ये जो ओलंपिक दिवस है ये क्यों, मतलब खेल क्यों जरूरी है, समझेंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, काफी डिटेल कंटेंट है, एंड तक देखिएगा। बहुत सारी रिवीजन भी कराएंगे हम आपको, और आपको पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना वीडियो को। अब चलिए, जैसा कि पहले डेली की तरह स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार की थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दिवस की थीम है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जैसा कि इसको याद रखना है। 2015 में भारत की ही पहल पर योग के महत्व को दुनिया भर में स्प्रेड करने के लिए भारत की पहल पर यूएन के द्वारा मनाया जाना शुरू हुआ था। तो भारत ने प्रस्ताव दिया था यूएन में कि भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाना चाहिए। अब ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है योगा के महत्व को दुनिया भर में फैलाता है। योग अपने मतलब समझे जो कि प्राचीन समय से ही भारत से जुड़ा हुआ था, अपने ग्रंथों से और जो भी पुराण रहे हैं उन सबसे संबंधित है। योग से शारीरिक हेल्प, मानसिक हेल्थ तो मिलता ही है, मन की शांति भी मिलती है। और योग दिवस जैसा कि 21 जून को ही क्यों चुना गया, इसके लिए क्या है, ये सबसे बड़ा दिन होता है इसमें उत्तरी गोलार्ध में। खास करके जो आप देखो कि क्योंकि हम लोग जो हैं उत्तरी गोलार्ध में हैं, जैसे भारत में आप जानते हो उत्तरी गोलार्ध में ये जो कर्क रेखा है और ये जो मकर रेखा होती है, ये भारत कहाँ पर है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा कटती है। जो भारत है यहीं पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा के बीचों बीच में भारत पड़ता है। तो भारत में भी 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का जो दिन है ये ग्रीष्म संक्रांति इसे कहते हैं। इस दिन को क्या होता है, सूर्य जो होता है बिल्कुल ठीक ऊपर होता है भारत में, इसलिए सबसे लंबा दिन माना जाता है। इसके बाद से दक्षिणायन में प्रवेश करना शुरू करता है सूर्य, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, दिन छोटा होना शुरू हो जाता है। खैर, ये तो इसका कारण था, क्योंकि ये क्यों चुना गया इसकी बात हो रही है। अब सूर्य बिल्कुल ठीक भारत के ऊपर होता है, इसीलिए सबसे लंबा दिन भी माना जाता है। और जैसा कि इसके बाद से ही दक्षिणायन में ये प्रवेश करना शुरू करता है, और जो सूर्य है धीरे धीरे फिर दिन छोटा शुरू कर देता है। मतलब 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में था, सर पर होता है, मतलब बिल्कुल ऊपर होता है भारत के। उसके बाद वो दक्षिणायन की तरफ जाने लगता है, दक्षिण की तरफ, तो जिससे दिन जो होता है धीरे धीरे उसी दिन से छोटा होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका कारण था, इसलिए ये चुना गया है। अब इसका 11वां संस्करण था इस बार का, ये आपको याद रखना है। और अगर अभी तक के जून मंथ के हम जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनको एक बार रिवीजन करें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, और 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये बहुत पूछी जाती है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन डे थीम है इस बार की। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, 8 जून अब महासागर दिवस मनाते हैं, विश्व महासागर दिवस, ये भी 8 जून को है, ये इम्पोर्टेंट है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इम्पोर्टेंट है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। 14 जून को रक्तदाता दिवस, अगेन इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आसियान डेंगू दिवस। 17 जून विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस इम्पोर्टेंट है। ये 18 जून आर्कटिक गौरव दिवस है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, और 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 रिपोर्ट में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष पर है। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें लास्ट में है मेघालय, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है फर्स्ट पर कौन आया है। फर्स्ट पर है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ आप कहोगे राज्य नहीं है, राज्य नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये एक यूनियन टेरिटरी के रूप में भी काम करता है। और चंडीगढ़ तो इसलिए चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो पंजाब है दूसरे स्थान पर यहाँ पर, और ये है फर्स्ट पोजीशन पर। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पर, दिल्ली है तीसरे स्थान पर, थर्ड पर है दिल्ली। सबसे कम अंक प्राप्त करने के बाद मेघालय रहा है लास्ट में। टॉप 3 जो राज्य रहे हैं
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगर मंत्रालय पूछा जाएगा तो आपको बताना है शिक्षा मंत्रालय। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के टोटल हो जाते हैं, क्योंकि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मिलाओगे तो टोटल हो जाएंगे 36। इन सब में यहाँ पर मिल करके हिस्सा लिया था। इसमें 36 में से 25 इसमें हिस्सा लिए थे, मतलब टोटल 36 है केंद्र शासित मिला करके और राज्यों को मिला करके टोटल। उसमें से लिए किसने, पार्टिसिपेट किसने किया, भाग किसने लिया था, टोटल 25 ने भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए जो युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया है? तो हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार पाए हुए हैं पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की इनको मिला है हिंदी भाषा के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार ने अभी 23 राइटर्स को दिया है साहित्य युवा पुरस्कार और 24 ऑथर्स को दिया है गया है बाल पुरस्कार। 23 युवा पुरस्कार विजेता हैं और 24 बाल साहित्य पुरस्कार विजेता हैं। अलग अलग लैंग्वेज के लिए दिया जाता है इसको। पार्वती तिर्की जैसे कि मैंने आपको बताया ये हिंदी के लिए मिला है इनको, अंग्रेजी के लिए मिला किसको है, अद्वैत कोठारी को। ऐसे ऐसे अलग अलग जो लैंग्वेज के लिए मिला हुआ है। इस बार डोगरी लैंग्वेज के लिए नहीं दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी होगी। एंड युवा जैसे कि डोगरी लैंग्वेज के लिए दिया नहीं गया इस बार नहीं। तो साहित्य अकादमी की जो स्थापना है ये 1954 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं माधव कौशिक, इसके अध्यक्ष हैं। अब साहित्य अकादमी की बात हो रही है तो साहित्य अकादमी के हैं ये। साहित्य अकादमी इसमें इसे देता भी है, मतलब जो अवार्ड है ये साहित्य अकादमी दे रहा है। 1954 की अगर बात करें तो 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, ईसीआई की नई प्रणाली के अनुसार जो मतदाताओं को कितने दिन में मतदाता फोटो पहचान पत्र EPICS प्राप्त हो जाएगा? तो ये मतदाताओं की वाली ये बात हो रही है, कितने दिन में मतदाता जो होंगे वो फोटो पहचान पत्र प्राप्त कर पाएंगे। ईसीआई ने ये एक नई गाइडलाइन जारी की हुई है और एक नया सिस्टम बना दिया है। इसके तहत इन्होंने कहा क्या है कि जो मतदाताओं को मात्र 15 दिन में ही इन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र मिल जाएगा, अप्लाई करने के मात्र 15 दिनों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो लोग को वोटर लिस्ट में नाम ही कट जाता है, तो लास्ट में टाइम पर क्या होता है, वोटर लिस्ट के बारे में पता चलता है, उसके बाद फिर नाम नहीं रहता है और आईडी नहीं रहती है, तो फिर दौड़ भाग लगाते हैं चक्कर के नाम, मतलब क्या होता है, नाम बढ़ जाता है, इसमें टाइम बढ़ता है, फिर हो नहीं पाता है। तो कई बार ये सब दिक्कत आती होती है वोटर आईडी की वजह से। तो अब 15 दिन में बन जाएगी और इसके बाद लोग यहाँ पर जो है वोट कर पाएंगे। 15 दिन में बन जाएगा, ये कहा है ईसीआई ने, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा हुआ है 15 दिन के अंदर तो ऐसा सिस्टम ये बनाएंगे जिससे कि भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बात करें अगर, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं क्या, मतदाता दिवस। मतदाता दिवस मनाते हैं किस लिए, क्योंकि 25 जनवरी को ही 1950 में इस आयोग का गठन हुआ था नई दिल्ली में, जैसा कि हेडक्वार्टर है इसका। इसके बारे में अगर अनुच्छेद में बात करें तो 324 में उल्लेख है, याद रखना है। 1993 के पहले अगर बात करें तो 1993 के जो पहले चुनाव आयोग एक सदस्य हुआ करता था, इसके बाद चुनाव आयोग हो गया 3 सदस्य। 3 सदस्य मतलब एक होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, इसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और बाकी चुनाव आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन से भाग में आता है, तो चुनाव आयोग 324 किस भाग में पड़ेगा, आप कमेंट करके आप बता सकते हो। अब आगे क्वेश्चन, जैसे कि आगे हम बिहार में अगर बात करें मोबाइल बेस्ड वोटिंग सुविधा ये शुरू की गई है कहाँ पर, बिहार में, पहले राज्य ये यहाँ पर बात करें विधान में। अब ये चुनाव में उसका यूज किया जाए, क्योंकि ये ई-वोटिंग की बात हुई है, कहाँ पर शुरुआत की गई है, बिहार में। तो ये चुनाव में अब इसका यूज भी होगा, भाई चुनाव की बात आ रही है इसमें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने कहां पर एशिया पैसिफिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और बहुत पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर शुरू किया है? तो गूगल ने जब शुरुआत में डील हुई थी, अनाउंस हुई थी, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज के कुछ महीनों पहले गूगल ने इसका फाइनल कर दिया है, बनाना शुरू कर दिया था। एशिया पैसिफिक क्षेत्र का ये पहला और सबसे बड़ा सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर होने वाला है। गूगल का है, इंडिया में हो रहा है, इसलिए और खास हो जाता है ये। इंडिया में हैदराबाद तेलंगाना में ये स्थापित किया जा रहा है गूगल के द्वारा। तो ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सबसे बड़ा होगा।
18 जून को इसकी लॉन्चिंग हुई और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की हुई है। IT मिनिस्टर टी बाबू और गूगल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इसमें शामिल रहे, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। तेलंगाना में इसमें AI की बढ़ती ताकत, ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते खतरों के बीच ये केंद्र भारत में जिम्मेदार तकनीकी विकास और डिजिटल नागरिकों को सुरक्षा को बढ़ावा देगा। गूगल के बारे में आप जानते हो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। सुंदर पिचाई इसके वर्तमान में CEO है और लेरी पेज और सरेज बिन महाराष्ट्र राज्य सरकार स्थापना की हुई थी। तीसरी भाषा के रूप में किस भाषा को स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है, ये बड़ा विवाद वाला विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कल इस बारे में हम आपको बता दें कि जैसा कि हालांकि काफी ये बात हो रही है इसके बारे में, किसकी भाषा को लेकर के, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र जो है वो साउथ में आता है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। इस पर हम आपको बता दें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने क्या किया है, तीसरी लैंग्वेज के रूप में हिंदी को जो अनिवार्य कर दिया है। हिंदी जो है वहां पर तीसरी लैंग्वेज के रूप में अनिवार्य है। वहां अब तक 2 ही लैंग्वेज थी हाई स्कूल तक के लिए, मतलब इंग्लिश और एक मराठी वहां की जो लोकल लैंग्वेज है। अब हिंदी को तीसरी लैंग्वेज के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगर आपको याद हो तो हम बता दें कि जैसे कि पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत पर एक वीडियो आई थी ट्रेंडिंग, तो उसमें क्या हुआ था कि तमिलनाडु जो है वो क्या कर रहा था, हिंदी को मतलब अप्लाई करने से मना कर रहा था, तीसरी भाषा के रूप में स्वीकार नहीं दे रहा है। अब स्वीकारता नहीं दे रहा है और हिंदी कह रहा था कि तमिलनाडु कह रहा था कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हम पर जबरदस्ती हिंदी थोप रही है। कुछ ऐसा ही मामला अब यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो है वो महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी की है और बीजेपी जो है हिंदी भाषा राज्यों में दबदबा जाता रहता है, जो आराम से यहाँ पर तो ये लोग लागू कर दिए हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है वो अब विरोध कर रहे हैं इसका। महाराष्ट्र में अभी ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है। खैर ये 3 लैंग्वेज का प्रावधान कहाँ से आया है, ये कहाँ से आइडिया आया, अगर बात करें तो इसको भी हम आपको बता दें कि हिंदी एज ए 3rd लैंग्वेज महाराष्ट्र स्कूल रिसीव फ्लैग पोजीशन कॉलेज ट्रायल। अब देखो ये एक्चुअली में न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 के तहत है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लेकर के न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें कहा गया है कि भाई 3 जो एटलीस्ट अनिवार्य किया जाएगा 3 लैंग्वेज को, जिसमें एक घरेलू लैंग्वेज होती है जैसे कि डोमेस्टिक लैंग्वेज होगा, जो व्यक्ति जहां पर भी होगा उसके राज्य में पढ़ता है। कक्षा 1 के तहत हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। मराठी और अंग्रेजी जो माध्यम में भी ये रहेगा, मतलब मराठी और अंग्रेजी जो ये तो मेन रहेगी ही, हिंदी को भी यहाँ पर अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। तो 3 भाषा का प्रावधान कहाँ से आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये इसी को लागू नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखो नाम से ही स्पष्ट है कि 2020 में आई है, तो 2020 में लागू हुई है। लेकिन पहला राज्य अगर पूछा जाएगा कौन था जो पहला राज्य लागू करने वाला था, तो उसमें आप कहोगे कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये पहला राज्य था लागू करने वाला। दूसरा पूछा जाएगा तो लागू करने वाला कौन था, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश जी। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है ये कितने साल बाद आई थी, तो ये भी आई थी 34 साल के बाद आई थी। कितने 34 वर्षों के बाद आई हुई थी, क्योंकि इसमें इससे पहले जो 34 वर्ष पहले क्या था 1986 में सेकंड वाली जो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, जो अपने मतलब पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, पापा लोग पढ़े हुए थे, हम लोग जो पढ़े थे वो सब ये वाला था 1986 वाला था। अब जो आपकी जो जनरेशन पढ़ेगी वो ये वाला माध्यम पढ़ेगी। अब चलिए इस पर हम आपको बता देते हैं। आप नया जैसे कि हमारा ये महाराष्ट्र से क्वेश्चन आया है, तो महाराष्ट्र आपको यहाँ पर हम बता दें कि महाराष्ट्र की जो राजधानी होती है मुंबई और नागपुर इसकी राजधानी होती है। ये अपना बॉर्डर यहाँ के 3 राज्यों से शेयर करता है। किससे क्या करता है, जैसा कि गोवा दिख जाएगा आपको, कर्नाटक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोनार झील, लोनार झील की बात करें, ये खास बात ये इसे पिंक लेक भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो गुलाबी हो जाता है और ये उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। ये रंग किस वजह से होता है, तो ये शैवाल की उपस्थिति पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इसके बाद फिर लोनार झील हो गया, जैसा उपवन झील है, शिवसागर झील है, बिहार झील है, वन झील है एंड ताडोबा नेशनल पार्क है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य, भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट, ये यहाँ के प्रमुख घाट हैं। और प्रमुख दर्रे हैं, प्रोसेस हैं ये यहाँ के सीएम है देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से। गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन।
जिले हैं 36, 288 विधानसभा में सीटें हैं, 48 लोकसभा में और राज्यसभा में यहाँ से 19 सीटें जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं जो है यानी कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्पेसएक्स ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया। तो स्पेसएक्स यहाँ पर देखिए बहुत चालाक है, जैसा कि स्पेसएक्स ने देखा कि इंडिया में दो ही बड़े धुरंधर है, दो ही के बीच में आपस में कंपटीशन चलता है। तो एक एयरटेल हुआ और एक तो जियो। ना ही वोडाफोन कॉम्पिटिटिव लेवल पर रहता है और ना ही बीएसएनएल कॉम्पिटिटिव लेवल पर रहता है। तो इसने क्या किया कि दोनों के साथ में ही समझौता कर लिया। अब इन दोनों के साथ समझौता करके ये जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो जियो और जो एयरटेल के साथ हुआ है इसका उपरोक्त दोनों, जैसा कि हमारे ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके साथ समझौता हुआ है। तो स्पेसएक्स के साथ की बात करें तो इन दोनों ने मिल करके समझौता किया है। अब ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस क्या है, तो देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी में अपना प्यारा भारत भी है, जैसे अपना इंडिया है, आपको बताया है जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में है यहाँ पर। तो इससे कुछ भावना को जैसे आप समझो कि क्या, देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी जो जगह ऐसी होंगी, बहुत सारे पहाड़ी इलाके होंगे या बहुत सारे क्रिटिकल एरिया होते हैं, बहुत सारे जंगल के इलाके भी होते हैं, लंबे लंबे वन क्षेत्र जंगल जो होते हैं जहाँ पर टावर नहीं लगाया जा सकता, बीच में जाकर के वहां नेटवर्क नहीं पहुंच सकता है। आबादी भी बहुत कम रहती है, रेगिस्तान वाले भी एरिया हैं और अपने भारत में जैसे कि बहुत पठार वाला एरिया भी है। तो बहुत जगह ऐसी हैं जहां मनुष्य उतना नहीं रहते हैं, कुछ कुछ लोग रहते हैं, कुछ कुछ लोग के लिए क्या होता है, कंपनियां जो हैं वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। तो ऐसे में वहां पर आज तक जो इंटरनेट है वो नहीं पहुंच पाया। अब वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में एक नया प्लान खोजा गया। स्पेसएक्स के मालिक जो एलन मस्क ने, आप जानते हो ये एलन मस्क नहीं है, एलियन मस्क है, जैसा कि ये कुछ अलग ही सोचता है। और इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में 7,000 से ज्यादा जो सैटेलाइट का नेटवर्क है बना दिया, या कहें गुच्छा भेज दिया। 7,000 सैटेलाइट के माध्यम से पूरी पृथ्वी को घेर लिया इसने, एक जाल बना दिया, असली नेट इंटरनेट बना दिया। इन्होंने इंटर का नेट बना दिया, मतलब तो इन सैटेलाइट के माध्यम से अगर हम बात करें, अब ये प्रोवाइड करने लगेंगे अंतरिक्ष से ही इंटरनेट। अब तक जो इंटरनेट कैसे आता था, आप सोचते हो, जानते हो कि मोबाइल से हमारे आता है, मोबाइल में हमारे आता है। मोबाइल किसी से कनेक्ट नहीं होता है तो आसमान से आता होगा, नहीं। ये अब तक जो आता था वो फाइबर केबल के माध्यम से आता था इंटरनेट। ये प्रोसेस हम आपको बता सके हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना पड़ता है समुद्र के नीचे, जैसे कि मुकेश अंबानी ने 2008 में जियो की स्थापना की थी। 2016 तक फाइबर लगाया इन्होंने समुद्र में। उसके बाद 2016 में जाकर के जियो की लॉन्चिंग हुई। अब 4G आया। अब उसके बाद ये BSE और जो MSC के थ्रू क्या हुआ यहाँ पर, उसके बाद BSC के थ्रू जो MSC के थ्रू होते हैं, उनके थ्रू हम लोग के पास जो इंटरनेट पहुंचता है वो वहां तक तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी होती है। और अगर चीजें हम बात करें, सिस्टम चेंज कर दिया अब एलन मस्क ने क्या किया, हम डायरेक्ट अंतरिक्ष से ही प्रोवाइड करा देंगे। अब पहाड़ी क्षेत्र में रहो या किसी भी जंगल में रहो या समुद्र में, कई बार बहुत लंबी दूरी तक जो चले जाते हैं लोग, जो नाविक होते हैं वगैरह होते हैं, वो लोग को सैटेलाइट फोन यूज करा करते हैं, क्योंकि उनके पास नेटवर्क नहीं जाता है तो उनको सैटेलाइट फोन यूज करना पड़ता है। फोन अभी इनका एक प्रकार से जो सैटेलाइट नेटवर्क के रूप में काम करेगा। किसी भी कंपनी की अगर कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, और डायरेक्ट स्पेसएक्स जो का वो आप लगाओ और टावर जो यहाँ पर आपके यहाँ पूरा पकड़ेगा। तो स्टारलिंक नाम का प्रोजेक्ट ये एलन मस्क की कंपनी शुरू की हुई है, और स्टारलिंक प्रोजेक्ट को जो समझौता है ये अब हो गया है एयरटेल और जियो के साथ में। ये आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी। तो चलिए अब इसमें डिजिटल इंडिया पहल की मजबूती बनाएंगे कैसे, लेकिन अगेन अभी हम ये बहुत कॉस्टली है, जैसे कि हम बात करें बहुत कॉस्टली, मतलब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल के तौर पर इसका जो प्लान जो आया है ना इंडिया के लिए, वो ₹3,999 है प्रति महीने की बात हो रही है। सोचो इतने का पैकेज है। आप 399 में, तो जैसे कि हमारा जो मंथली पैकेज है 399 ही महंगा लगता है महीने का, लेकिन यहाँ जो 3,999 है तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि कौन इसको लगवाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जिसके पास आज तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाई है वो उसको सस्ता ही ये लगेगा, क्योंकि भाई वो बिल्कुल खर्च करेंगे इस पर। जो रिमोट एरिया में होंगे
उनके लिए ये 4000 में भी आराम से महीने भर के लिए इंटरनेट मिल रहा है। कम से कम वो कनेक्ट तो हो पाएंगे, रह पाएंगे। और खैर जो इनका जो बिजनेस प्लान है उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, रिसर्च किया होगा, तभी ये इतना रेट रखे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया गया है? तो जय हिंद योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है एसटी छात्रों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के लिए। देखो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लो। जनरल जन का मतलब होता है जनरल, ओबीसी मतलब जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लास, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइबल्स। इन दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। एससी मतलब कि अनुसूचित जाति और एसटी मतलब जो अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति जनरल मतलब सामान्य, ओबीसी मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग, और एक होता है ईबीसी और एक होता है ईडब्ल्यूएस। ये होता है ईबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो दोनों में भी अंतर है। ईडब्ल्यूएस मतलब कि होता है, देखो ईबीसी मतलब होता है कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये दोनों ही फुल फॉर्म पूछा जाएगा, आपको ये याद रखना है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो जय हिंद योजना पर आते हैं हम लोग। जय हिंद योजना के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी अप स्किल करने में मदद करेगी। एसटी स्टूडेंट के अगर बात करें तो फ्रॉम द अक्रॉस कंट्री, पूरे भारत देश के जितने भी एसटी हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइबल्स के अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं उनको अप स्किल करने के लिए मदद करेगा। जय हिंद योजना का फुल फॉर्म भी आपको होता है जैसा कि, इसलिए तो मैंने आपको कैपिटल लेटर में अगर लिखा हुआ बता दें तो जैसे कि हिंद का फुल फॉर्म क्या होता है, जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरनेशनल फॉर नोवेल डेवलपमेंट। फिर से सुन लो, जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। ये योजना के तहत एसटी छात्रों को एम्पावर किया जाएगा, उनको अप स्किल किया जाएगा। तो ये योजना CUET की केंद्रित होगी, यानी मतलब जो ये एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ये CUET टेस्ट उस पर आधारित होगी। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र जो हैं डिजिटल और शैक्षणिक बाधाओं को पार कर सकेंगे। तो शुरुआत के तौर पर मणिपुर के जैसे कि खुरुल जिले से 25 एसटी छात्र आए हैं और पहला बैच प्रशिक्षण के लिए तैयार हो गया है। तो जैसे कि चलिए, ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? मतलब ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत जो है ये आ गया है साथियों 71वें स्थान पर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आई हुई है और ये WEF के द्वारा अगर भारत की जारी की जाती है, जैसा कि इसमें भारत जो है 71वें स्थान पर है और ये इम्पोर्टेंट रैंकिंग है। याद रखना कि पूछी जाती है कि पिछले जो वर्ष है, पिछले टाइम मतलब पिछले साल 63वें स्थान पर थे हम लोग, अब इस साल जो है थोड़ा सा हम लोग पढ़े हैं तो कौन से नंबर पर है, 71वें नंबर पर पहुंच गए हैं। NG ट्रांजिशन इंडेक्स में बात करें एनर्जी में तो फर्स्ट पर स्वीडन बना हुआ है, अभी भी है, और सेकंड पर है फिनलैंड, थर्ड पर है डेनमार्क है। लास्ट में अगर बात करें तो कोंगो गणराज्य है। टोटल 118 देश है, इसमें से 101वें नंबर पर पाकिस्तान है, 71वें नंबर पर जैसे कि जो 17वें नंबर पर अमेरिका है, 71 पर भारत है और चाइना जो है वो 12वें स्थान पर आया है। भारत की बात करें तो 71वें नंबर पर है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। बहुत सारे इंडेक्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि जैसे कि NTPC एग्जाम में भी लगातार जैसे कई इंडेक्स पूछे गए हैं, कई शिफ्ट में आप जैसे देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो आया था उसमें कई बार इस बार जो भारत था 118वें नंबर पर, किसमें मुक्त भाषा सूचकांक में 2025 में 24वें पर है। ग्लोबल टेररिज्म की बात करें तो इंडेक्स में जो टेररिज्म इसमें प्रभावित देशों के इंडेक्स में 14 नंबर पर मतलब 14 नंबर पर भारत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में हम लोग 5वें पर थे, अब चौथे पर आ गए हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक में 6ठे पर, और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें तो उसमें 96वें नंबर पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38वें नंबर पर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अगेन चौथे नंबर पर है। एडलमैन की ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग में 3रे पर है हम लोग। हाल ही में अगला क्वेश्चन हमारा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ की बात करें जो टेक्नोलॉजी MIT का अगला प्रोवेस्ट नियुक्त किया गया है। तो मैनचेस्टर की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT दुनिया की सबसे टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसके नए प्रमोस्ट नियुक्त किए गए हैं कौन? अनंथा चंद्रकासन। प्रोफेसर अनंथा चंद्रकासन, यहाँ पर आपको जैसे हम बता दें ये MIT के मेस सुसाइड जैसे कि नए प्रोवेस्ट नियुक्त किए गए हैं। जैसे अपने यहाँ चांसलर वाइस चांसलर ये होते हैं, वैसे यहाँ पर होते हैं प्रोवेस्ट।
तो ये नए प्रोवेस्ट नियुक्त किए गए हैं। इनको 1 जुलाई से ये अपना जो पद है, पोजीशन, वो ग्रहण करेंगे। सिंधिया बनहाट का स्थान लेंगे। किसका? सिंधिया बनहाट का। मतलब कि इनकी जगह पर आएंगे। अब ये भारतीय मूल के हैं तो हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो भारतीय मूल के ये शिक्षाविद बन गए हैं। इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डीन हैं। 2017 से मुख्य नवाचार यानी इनोवेशन और रणनीतिक अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। MIT अमेरिका में है। अगला, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जिससे लॉन्ग टर्म तक आपको दिमाग में बना रहेगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हो, लंबे समय तक याद रख पाओगे तो रटोगे, अगर तो ज्यादा समय लंबे तक नहीं याद कर पाओगे। इन्हें आप डेली अगर रिवाइज करते हो करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए, इन्हें डिटेल में एक्सप्लेनेशन में आप इन्हें जैसे दिया होता है, आपको उसको रिवाइज करना होता है डेली, जिससे कि आप लंबे टाइम तक याद कर सकते हो इसमें। अब जैसा कि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।